हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो जो जंबल्ड लास्ट एक्सरसाइज है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। ये मेरी स्क्रीन आप लें। अब ध्यान दें, फर्स्ट लेवल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन में आइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखें, एक बार आप पढ़ लें पहले इस क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 n टू इट्स। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन, एक बार समझ लें कि आपको 1 से लेकर n तक एक सेट दिया गया है जिसमें नेचुरल नंबर है n तक। आपको उस नेचुरल नंबर के सेट का उसी के साथ एक मैपिंग करना है और आपको बताना है कि इस मैपिंग में कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to n टू इटसेल्फ। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार नोटबुक में लेके आते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे समझे इसको कि f एक फंक्शन है जिसमें 1 2 3 और n तक के सभी नेचुरल नंबर हैं और हमको मैपिंग में कोडोमेन के रूप में जिसे लेना है वो भी 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर हैं। अब क्वेश्चन क्या, एक बार और देख लें। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट 1 to n टू इटसेल्फ। हमको इस सेट से इसी सेट में जितने भी पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं उनको बनाना है। तो कैसे करेंगे समझें, क्योंकि ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं हम देख पा रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और फंक्शन ऑन टू बनाने हैं तो क्लियर बात हो जाती है। अगर ऑन टू होंगे तो कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट को एम्प्टी नहीं रख सकते, यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट को जोड़ना ही होगा। अब एक बात और यहाँ ध्यान दें, कोडोमेन के एलिमेंट की संख्या डोमेन के एलिमेंट के बराबर है। कोडोमेन में किसी भी एलिमेंट को लीव नहीं कर सकते। तो कोडोमेन के n एलिमेंट से जुड़ने के लिए अगर डोमेन में n ही एलिमेंट अवेलेबल है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो फंक्शन है वो 1 1 टाइप का भी होना चाहिए। इस बात को ऐसे समझें कि कोडोमेन में 1 से लेकर n तक के एलिमेंट हैं। एक छोटे एग्जांपल में मान लीजिए कोडोमेन में 1 2 3 है और डोमेन में भी एग्जैक्टली 1 2 3 है। अब हमको मैपिंग बनानी है, ध्यान रखना है ऑन टू बने। तो भैया 3 ने बोला मुझे तो पक्का जोड़ना किसी, ठीक है। अब 3 ने किसी एक एलिमेंट को पकड़ लिया, मिनिमम एक एलिमेंट को उसने ले लिया, अटैच कर लिया। 1 ने एक एलिमेंट को अटैच कर लिया अपने साथ और 2 ने भी एक एलिमेंट को अपने साथ अटैच कर लिया। यानी अगर डोमेन और कोडोमेन में बराबर एलिमेंट है और फंक्शन ऑन टू बनाने की डिमांड करता है तो ये क्लियर हो जाता है कि वो 1 1 भी हो। तो ये इसको एक नियम की तरह याद रखें कि अगर डोमेन और कोडोमेन सेम सेट हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल बराबर होंगे ऐसे केस में, और अगर बराबर होंगे तो फिर ऑन टू होने के साथ साथ 1 1 होगा ही हो। यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझे कि अगर एक एलिमेंट डोमेन में एक्स्ट्रा होता, एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा हो जाता तो ये फंक्शन मैनी वन बन सकता। लेकिन क्योंकि डोमेन में भी 3 ही एलिमेंट है, कोडोमेन में भी 3 ही एलिमेंट है और कोडोमेन के सब एलिमेंट कह रहे भाई हम खाली नहीं बैठेंगे, हमको भी जोड़ो, तो 3 को जोड़ने के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट तो चाहिए ना, 3 एलिमेंट तो चाहिए। अब 3 एलिमेंट अगर चाहिए 3 को जोड़ने के लिए और आपके 3 ही है तो फिर इसका मतलब ये है कि सबको एक एक से जोड़ के ही काम चलाना पड़े। तो इस छोटे एग्जांपल से ये समझ में आ जाता है कि हमें जो फंक्शन बनाने को कहा जा रहा है वो ऑन टू के साथ साथ 1 1 भी हो। ये एक इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है इसमें। अब कितने ऐसे फंक्शन बन सकते हैं इसके लिए समझें। अगर मैं इसको परमुटेशन वाले वे में बताऊं, मतलब केस गिनने वाले वे में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, तो कोई स्टूडेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जानता होगा तो वो अटैच नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नॉर्मली इसको जनरल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। इसको ऐसे समझें, डोमेन का एलिमेंट 1 हमने लिया, इस डोमेन के एलिमेंट 1 को अटैच करने के हमारे लिए n चॉइसेस हैं क्योंकि कोडोमेन में n एलिमेंट। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो कितने तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैंने इस स्मॉल एग्जांपल से ये बताया कि इफ दिस फंक्शन इज 1 1, इफ दिस फंक्शन इज ऑन टू देन इट विल बी 1 1 ऑल्सो। और ऐसा मैंने क्यों बोला आप समझते हैं, बिकॉज डोमेन एंड कोडोमेन हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर ये बात समझने की कि भैया एलिमेंट अगर बराबर है डोमेन कोडोमेन में तो इसको ऑन टू होने के साथ साथ 1 1 भी होना पड़ेगा। अब जब सबसे पहले एलिमेंट 1 की कनेक्टिविटी की बात आएगी, मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो इस 1 को कनेक्ट करने के मेरे पास n चॉइस होंगे, मैं किसी से भी इसको जोड़ सकता हूं। तो पहले एलिमेंट को कनेक्ट करने के मेरे पास होगा n मेथड। अच्छा, जब 1 किसी से कनेक्ट हो जाएगा, सपोज 1 के साथ कनेक्ट हो गया 1, तो अब जो दूसरा एलिमेंट में उठाऊंगा उसके पास चॉइस एक कम हो जाएंगी, यानी अब चॉइस रहेंगे n-1। और ऐसे ही जब मैं तीसरा एलिमेंट उठाऊंगा तो n-2 चॉइस बचेगी। तो अब ये बात समझे कि जैसे जैसे मैं एलिमेंट को कनेक्ट करता जाऊंगा तो मेरे पास चॉइस कम होती रहेगी। यानी किस तरह का मल्टीप्लिकेशन बनेगा समझे, पहले एलिमेंट को कनेक्ट करने की n चॉइस, अगले को n-2, n-1, फिर n-2 और ऐसे करते करते लास्ट में 3 2 1। तो टोटल जो परमुटेशन मतलब केस बनने के चांस हैं, जो टोटल ऑन टू फंक्शन बनने के चांस हैं वो होंगे n का फैक्टर। यहाँ पर ध्यान दें, ये फंक्शन ऑन टू बनाने को कहा गया था लेकिन मैंने इसको 1 1 भी बनाया। इस बात को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको अगर रिवर्स में लेते, ये 1 1 है, इसके फीचर को हमने यूज नहीं किया, हमने जनरली ये बोला आप इसको रिवर्स में लें। हम अगर कोडोमेन के एक एलिमेंट को उठाएं 1 को, तो 1 के पास जुड़ने के लिए n चॉइस है,
आप इसको ऐसे सब, तो 1 के पास जोड़ने के लिए अगर n चॉइस है तो हमने n लिख दिया, यहां पर हमने n लिख दिया फॉर्मूले में। अब जब हम 2 को उठाएंगे तो 2 के पास जुड़ने के लिए n-1 चॉइस है। क्यों? क्योंकि जो पहले जुड़ चुका है उसको अब नहीं जोड़। क्यों नहीं जोड़ूंगा उसको दोबारा, उस एलिमेंट को दोबारा क्यों नहीं जोड़ूंगा? क्योंकि मैंने अभी बताया अगर फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो 1-1 बनाना मस्ट है अगर डोमेन कोडोमेन सेम। जिस सेट का डोमेन कोडोमेन सेम होता है उसमें ऑन टू फंक्शन 1-1 होना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन ऑन टू है तो 1-1 भी होना ही चाहिए, तभी दोनों कंडीशन फॉलो करा के ही वो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई। तो इस केस में जब 1 को मैंने कनेक्ट किया तो मेरे पास n चॉइस थी, और 1 की कनेक्टिविटी होने के बाद मेरे पास n-1 चॉइस बची, और उसके बाद जब 2 को मैंने कनेक्ट कराया तो 2 के लिए n-1 चॉइस थी, तो 3 के लिए बची n-2 चॉइस, और ऐसे करके चॉइस कम होती चली। तो सारे नंबर जो आए उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया n। यानी अगर मुझे डोमेन और कोडोमेन के रूप में ये सेट मिलेगा तो मैं इनकी इस सेट की मदद से n का फैक्टोरियल इतने सारे ऑन टू फंक्शंस बना सकते। एक बात यहाँ पर और ध्यान दें, अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते, जैसे कई बार बच्चा बोलता है कि सर हम कोडोमेन के सारे एलिमेंट को कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं क्योंकि ऑन टू बनाने के लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम सबको जुड़ने की फ्रीडम nn दे दें, जैसे 1 से मैंने पूछा भाई कितने लोग हैं तुम्हारे पास जुड़ने को, उसने कहा सर मेरे पास n लोग, ठीक है। फिर मैंने 2 से पूछा, उसने कहा सर मेरे पास भी n चॉइस। तो ऐसा हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर गलती से भी 1 से भी जुड़ गया और 2 से भी जुड़ गया तो फंक्शन होने में इससे कोई आपत्ति नहीं है मुझे। लेकिन याद रखिए एलिमेंट की संख्या अगर यहाँ भी n है यहाँ भी n है और गलती से डोमेन के 2 एलिमेंट इसके एक से जुड़ गए तो फिर कोई ना कोई कोडोमेन में ऐसा जरूर बैठा होगा बेचारा जिसके पास कोई नहीं होगा जुड़ने को, यानी कि इनके खत्म होने से पहले डोमेन में एलिमेंट खत्म हो जाए। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसी की वजह बोला जा रहा है कि ऑन टू अगर है तो 1-1 रखना ही पड़े। जिस डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं उनके ऑन टू होने के साथ साथ 1-1 रहना भी मस्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर n फैक्टोरियल आना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए, 5th आप ट्राई करिएगा, 4th की तरफ 5th भी निकालिएगा। 6th क्वेश्चन क्या है, एक बार 6th को देखेंगे हम लोग। 6th क्वेश्चन पे आ जाइए, एक बार पढ़ लें पहले स्क्रीन से। लेट a इज 1 2 3। आपको एक सेट दिया है, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ अपनी नोटबुक पे। 1 2 3 इस सेट में हैं, एलिमेंट के रूप में 3 एलिमेंट इस सेट में हैं। आगे देखें, लेट a कंटेन्स 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1। आपको ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जिस रिलेशन में 1 2 और 1 3 का पेयर तो पक्का पाए। अब आगे सुनते जाइए। लेट a कंटेन्स 1 2 3। a में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं। अब सबसे पहले समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू कर। a में अगर 1 2 3 3 एलिमेंट है तो जब मैं a का a से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो टोटल कितने पेयर बनेंगे बताइए? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 9 केस, ठीक है ना। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 9 पेयर बने। अब आपकी मर्जी, आप अपने रिलेशन में 9 में से कितना लेना चाहें। तो कहता है a में 1 2 3 अगर एलिमेंट है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 पेयर होंगे। अब ये कहता है द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे रिलेशन बनाइए जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। अब कैसे करेंगे इस टिपिकल केस को सॉल्व? देखिए 1 2 और 1 3 को पक्का रखना है और रिलेशन को मैं यहां लिखते जाता हूं, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है। मैं लिख देता हूं रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है एंड रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है ना, और बट नॉट ट्रांजिटिव भी लिख देता हूं। ये सारी बातें लिखी रहेंगी तो हम देखते रहेंगे इनको, हमें पता रहेगा क्या क्या करना है। ऐसा रिलेशन बनाना जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो स्ट्रिक्टली, और जिसमें 1 2 और 1 3 हो ही हो। अब पढ़ लो फिर से एक बार। लेट ए कंटेन 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब 1 2 1 3 रखने के बाद क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है, समझिएगा बात, तो रिफ्लेक्सिव बनाना है तो भैया जिस सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है रिलेशन को उसमें जितने एलिमेंट पाए जाते हैं सबका अपने से कनेक्शन मस्ट है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए भैया 1 1 2 2 और 3 3 को तो बिल्कुल बिना देर करे बुला लो, इनको तो आना ही हो क्योंकि इनके आए बिना रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। अच्छा सिमेट्रिक भी है तो अगर 1 2 1 3 को परमानेंटली आपने इसमें बैठा दिया तो मजबूरी है अब आपकी कि 2 1 3 1 को लाना ही होगा। ठीक हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। रिफ्लेक्सिव भी हो गया 3 एलिमेंट के आने से, सिमेट्रिक हो गया 1 2 के साथ 2 1 1 3 के साथ 3। अब बचते हैं केवल 2, एक बचता है 2 3 एक 3। तो अगर मैं 2 3 को बुला लेता हूं इस सेट में तो 2 3 बुलाने की सबसे पहली परेशानी होगी कि 3 2 को भी बुलाना पड़ता है। अब माना 3 2 और 2 3 को मैं बुला लेता हूं तो इससे गलती ये हो जाएगी कि 1 2 भी आ गया, 1 3 भी आ गया और अब ये 2 3 भी आ गया। तो प्रॉब्लम कहां पर हुई सुनिए। हमारे सेट में 1 3 है, यहां पर देख लें हमारे सेट में 1 2 1 3 भी है। हाँ ये इन दोनों को देखिए आप ध्यान से, ये हमारे सेट में 2 1 ऑलरेडी है और 2 1 के साथ हमारे सेट में 1 3। अब 2 1 हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 1 3 हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है
तो अगर गलती से 2 3 ने भी बिलोंग कर दिया तो फिर तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अगर ट्रांजिटिव बनाने से रोकना है तो आप पहले 2 3 को रोकिए आने से, यानी इन दोनों एलिमेंट को इस सेट में इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। अगर गलती से ये दोनों आ गए तो 9 के 9 पेयर आ जाएंगे और फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो जाएगा लेकिन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आपको ट्रांजिटिव होने से रोकना है तो इन दोनों को लीव, मैं ब्रैकेट यहीं बंद कर देता हूं, यानी आपके सेट में टोटल 7 एलिमेंट रख। तो इस तरह से ये 7 एलिमेंट रख करके आप अपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और विदाउट ट्रांजिटिव बनाते हैं। ऐसे आप करेंगे अपना 6th क्वेश्चन। 7th में भी मैं टिक देख रहा था, इसको ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी पूरा कर लें। लेट ए इज 1 2 3। फिर से वैसा ही सवाल, आपको एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और फिर बोला है देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। अगर 1 2 को रखना मस्ट कर दिया जाए, ये वाला सवाल पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। 7th क्वेश्चन, ए कंटेन्स 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इज। 1 2 होना ही चाहिए। तो कहता है राइटर 1 2 रखा हुआ ऐसा कितना रिलेशन आप डिफाइन कर पाएंगे जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन के। अब सुनिए, आपको एग्जांपल में 1 2 पक्का रखना, मैं पहले ही लिख लेता हूं। आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें 1 2 मजबूरी है। अब सुनिएगा, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इज। तो 1 2 तो पक्का हो गया। 1 2 को आपने इस सेट में पक्का ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब 1 2 को इंट्रोड्यूस करने के बाद ऊपर के केस में हमसे पूछा क्या था, एक बार पढ़े 6ठे सवाल में। लेट ए इज दिस देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग दीस टू विच आर अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे थे पिछले सवाल में, तो हम नंबर ऑफ रिलेशंस में कितने बता पाए एक बार देखते हैं। हम केवल एक एग्जांपल दे पाए, तो पिछले सवाल का आंसर 1 आना चाहिए। मैं बताना भूल गया आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सो पिछला 6th क्वेश्चन जो था उसका एक आंसर आना चाहिए क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी हम दिखा। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें भी सेट 1 2 3 है, लेकिन इसमें बोला है 1 2 लेना ही लेना है और आपको रिलेशन इक्विवेलेंस टाइप का बनाना है। ऐसे कितने बनेंगे, ठीक। तो ए में 1 2 3 है, रिलेशन आर में मैंने 1 2 को तो पक्का रख दिया। 1 2 को रख दिया तो भैया सबसे पहले तो मैं 1 1 2 2 और 3 3 को निमंत्रण दे देता हूं क्योंकि इन तीनों के आए बिना रिफ्लेक्सिविटी की चर्चा तो नहीं की। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया तीनों के आने से। क्यों मैं रिफ्लेक्सिव बना रहा हूं, क्योंकि मुझे रिलेशन को इक्विवेलेंस बना। अब ये तीनों आने के बाद 1 2 है तो 2 1 को भी रख लेता हूं। अब अगर मैं ये 5 एलिमेंट रख देता हूं तो समझने की कोशिश कीजिए, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। जल्दी से समझे कैसे। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी के लिए तो तीनों पेयर आने चाहिए, 1 1 2 2 3 3, लेकिन सिमेट्री देखी जाती है उन एलिमेंट के बेस पे जो है अवेलेबल। जैसे 1 2 है तो 1 2 है तो मैं 2 1 से पूछूंगा तू है कि नहीं, वो भी आ गया सिमेट्रिक। बाकी आप ये नहीं कहिएगा कि 1 3 नहीं है, 3 1 नहीं, 1 3 भी नहीं है। अगर 1 3 नहीं है तो 3 1 से मैं कुछ नहीं, अगर 1 3 होता तो फिर मैं 3 1 से सवाल कर, तो सिमेट्री भी मेंटेन हो गई। अब ट्रांजिटिविटी की रही बात, तो ट्रांजिटिविटी के लिए गौर करें। 1 2 है 2 2 है, अब 1 2 है 2 2 है तो डायरेक्ट 1 2 भी है, तो सिमिलर पेयर में तो इसी तरीके का होगा। तो ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए 2 पेयर हैं ही। अगर आप समझने की कोशिश करें तो बस आप इसमें चेक करके देख लें, ये 1 2 है, ये 2 1 है, तो डायरेक्ट 1 1 को चेक कर लीजिए, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। और इसी को अगर आप उल्टा देखते हैं, 2 1 है 1 2 है तो 2 2 यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका मतलब ट्रांजिटिविटी को भी वैलिडेट मान, जितने एलिमेंट अवेलेबल है वो ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको मैं अपना फर्स्ट केस मान लेता हूँ। एक केस मैंने बना दिया इक्विवेलेंस रिलेशन का, और बनाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा 1 2 है 1 1 2 2 3 3 तो मस्ट थे, मैं लिख देता हूँ फिर से, और 1 2 है तो 2 1 को भी लाना पड़ेगा सिमेट्री के लिए। अब मान लीजिए इन पांचों के अलावा मैं एक एलिमेंट को और इनवाइट करता हूं, सपोज 1 3। तो 1 3 को अगर मैं इनवाइट करता हूं तो 3 1 इनवाइट करना मेरी मजबूरी बन चुकी है, भाई सिमेट्री मेंटेन करनी। 1 3 के आने से 3 1 के आने से एक नया केस खड़ा हो गया, वो भी सुने कि अभी तक मेरे पास 1 2 और 2 1 थे, अब 1 3 भी आ चुका है ना। तो अब मेरे पास अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या कंडीशन बन रही, देखिएगा। मेरे पास 3 1 है, मेरे पास 1 2 है, मैं लिख के दिखा। 3 1 मेरे पास आ चुका है, 3 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो अगर भैया 3 1 और 1 2 दोनों आ चुके तो अब 3 2 को आना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांजिटिविटी मिस हो जाएगी। तो 3 2 को भी इससे सेट में रखना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं इसमें 3 2 को भी इन्वाइट कर लेता हूँ, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रांजिटिविटी जस्टिफाई नहीं कर पाए। और 3 2 के आते ही उसके पीछे पीछे 2 3 को आना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री गड़बड़ा जाएगी। यानी या तो आप इन 5 एलिमेंट को रखिए, और अगर आप इन 5 एलिमेंट को रखने के बाद गलती से एक को इनवाइट कर लेते हैं 1 3, तो 1 3 के पीछे पीछे 3 1 चला आएगा। और अगर 1 3 को आपने इनवाइट कर लिया और 3 1 उसके पीछे आ गया तो फिर तो गले में फांस की तरह 3 2 भी पीछे पीछे आ जाएगा, आना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब ट्रांजिटिविटी मेंटेन करने के लिए 1 3 के साथ 3 2 का आना जरूर। तो या तो आप 5 एलिमेंट रख के काम चला लें, या फिर आपको पूरे 9 के 9 एलिमेंट रखने पड़ेंगे। तो ये दूसरी पॉसिबल केस है जिसको मैं कह सकता हूं इस केस के लिए। तो कुल मिलाकर 2 तरीकों से हम इस सेट को बना पाए। एक ये पहला तरीका, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं, एक ये दूसरा। यानी कुल मिलाकर 2 तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन को इस तरह बनाया जा सकता है कि 1 2 को भी रखा जाए सेट में। राइटर की यही डिमांड थी
कि रिलेशन इक्विवेलेंस हो और साथ में 1 2 को पक्का रखे। दोनों डिमांड मैंने पूरी की, ऐसे 2 पॉसिबल केस बन, तो सवाल का आंसर बी है। ठीक है ना, इस तरह से आप कर पाएंगे। एक सिंपल एक्सरसाइज थी और छोटी एक्सरसाइज थी, 7 क्वेश्चंस थे टोटल केवल, तो इस तरह से हमने इनको कंप्लीट। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब ये मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फाइनल भी कर दी, अब आ गया ये नोटबुक में। तो अब हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया, सब लेवल 1 कंप्लीट। यहाँ पर हमारा लेवल 1 निपट जाता है। अब लेवल 2 की तरफ आएंगे हम। इस पेज को यहाँ से हटा देते हैं, सीधे आइए अब इसमें। चलिए, तो ये आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लेवल 1 का मतलब होता है एनसीईआरटी की बेसिक एक्सरसाइज करना, लास्ट एक्सरसाइज करना। सेकंड लेवल में इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये बात ध्यान से समझिए कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो हमने 0 लेवल में पूरा किया और जो फर्स्ट लेवल में हमने उसकी एक्सरसाइजेस की, लास्ट एक्सरसाइज की, उसमें सारे टॉपिक रिलेशंस के कवर नहीं। यहाँ पर ध्यान दें, एनसीईआरटी ने जो नया मॉडिफाइड वॉल्यूम बनाया है उसमें सारे टॉपिक कवर नहीं, जबकि कुछ ऐसी बातें और होती हैं जो कॉम्पिटिटिव में पूछी। तो सेकंड लेवल में हम मोर फॉर कंपटीशन नाम से उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जितने और जानने चाहिए थे एक बच्चे को अपना मेंस या एडवांस का एग्जाम देने के लिए। तो 1 बाय 1 मैंने कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है जिनको हमें और पढ़ना पड़ेगा ताकि हम कॉम्पिटिटिव केस को भी, ठीक है ना, आप लेवलिंग को समझ रहे होंगे। 3 चैप्टर में निपटा चुका हूं। 0 लेवल में हम किसी चैप्टर को पूरा करते हैं एनसीईआरटी के, साथ में उसकी मिड एक्सरसाइज। फर्स्ट लेवल में एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज। अब सेकंड लेवल पे हम वो टॉपिक पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी ने कवर नहीं किए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पुट अप कर। तो ऐसे कुछ टॉपिक की लिस्ट स्क्रीन में आपको दिखेगी, मैं स्क्रीन दे रहा हूं आपको अपनी। चलिए, तो मोर फॉर कंपटीशन में सबसे पहला टॉपिक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 बाय 1 मैं बताते जा रहा हूं, आप समझते जाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 फंक्शन क्या है? देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक वर्टिकल लाइन टेस्ट सिखाया था पिछले चैप्टर में, जब मैं शायद जो 11th क्लास का रिलेशंस एंड फंक्शन है जब मैं वो पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन टू बी अप। तो वहां पर हमने क्या सीखा था और अब हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है आप समझे। पहले एक बार वर्टिकल लाइन वाला याद दिला दूं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमने ये सीखा था कि किसी ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन डाल के हम ये जज कर पाते हैं कि वो एक फंक्शन है या कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ये पता करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट कराया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें पता करना था कि ये कर्व एक फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो हमने एक वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ की। मैं अलग कलर की लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखे। एक लाइन ड्रॉ की। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर, यानी इससे पता लगता है कि एक एक्स के लिए y के 2 पॉसिबल वैल्यू y1 y2। अब आप जानते हैं कि अगर डोमेन में एक एक्स रखा और उसकी 2 इमेज बन रही है तो ये फंक्शन को एक नॉट वैलिड फंक्शन जस्टिफाई करने के लिए काफी। तो इससे सिद्ध होता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर आप एक वर्टिकल लाइन डालकर ये चेक करें कि कितने पॉइंट पे ग्राफ कट रहा है और वो पॉइंट एक से ज्यादा आ जाए तो आप ये बता सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि फंक्शन प्रॉपर्ली डिफाइंड है या। ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखें, रिलेशन को अलाउ होता है कि वो एक एलिमेंट की 2 इमेज बने, एक प्री इमेज की 2 इमेज बन सकती है रिलेशन, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। यही बात वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक वर्टिकल खींची गई लाइन अगर कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है तो वो इस बात को इंडिकेट कराता है कि एक एक्स पर 2 y मिल रहे हैं जो कि नॉट। तो फंक्शन के होने और न होने का पता लगता है वर्टिकल लाइन टेस्ट से, जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया। फिर मैंने उसे हटा भी दिया क्योंकि बहुत दिनों बाद जब आप इसको देखेंगे थ्योरी में तो आपको लगेगा वर्टिकल लाइन बना दी सर ने, टॉपिक का नाम हॉरिजॉन्टल। तो वो मैं केवल आपको याद दिलाने के लिए बता रहा था कि इससे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था जिसका काम था ये बताना कि ये फंक्शन है या नहीं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग है, हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 अब ये क्या है समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है कुछ इस तरह का। अब जानते हैं ये एक फंक्शन है क्योंकि वर्टिकल लाइन कहीं पर भी मैं इसमें डालूं आप देख पा रहे हैं कि कोई भी वर्टिकल लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट नहीं। वर्टिकल लाइन से ये पता लगता है कि जो ग्राफ बना है वो एक फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के मैं आपको बताता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या। ये आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और आप देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट कर। और अगर ऐसा हो रहा तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्लियरली एक y के लिए आपको 3 x मिल। अब अगर 3 x डिफाइन हो रहे हैं और एक ही y उनसे मिल रहा है तो इसका क्लियर मतलब हुआ कि अगर मैं मैपिंग स्टाइल में बात करूं तो डोमेन में बैठे 3 एलिमेंट एक ही इमेज बना रहे। और जब ऐसा होता है तो आप जानते हैं फंक्शन मैन्युअल। तो जिस प्रकार वर्टिकल लाइन फंक्शन के होने ना होने को बताती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यह बताती है कि एक फंक्शन 1 है। वो फंक्शन 1 होते हैं जिनकी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को केवल 1 पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को 1 से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फिर फंक्शन मैनी 1 कैटेगरी में चले जाए। ये जो फंक्शन आपके सामने बना है इसको मैं मैनी 1 कैटेगरी में डालूंगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं 1 के लिए भी, ताकि आपका ये थीम ही पूरा हो जाए। 1 के लिए अगर आपको कुछ ऐसे
समझे। मान लीजिए ये कर्व है और एक ग्राफ बन रहा है ऐसा, ध्यान दें ये आपका ग्राफ है। अब आप इसमें कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए, चाहे इस जगह पे, चाहे इस जगह पे, चाहे इस जगह पे, आप देख पा रहे हैं कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को केवल एक पॉइंट पे कट कर, तो ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम 1 1, तो 1 1 फंक्शन वो है जिसमें एक y पर एक x मिले। मैनी वन फंक्शन वो है जिसमें एक y पर कई x मिले। और वर्टिकल लाइन से ये पता लगता है कि एक x पे हमें बहुत सारे y तो नहीं मिल जा रहे हैं, क्योंकि एक x पे एक से ज्यादा y मिलना फंक्शन न होने का प्रमाण, फंक्शन नहीं है पता। तो ये है आपका पहला टॉपिक, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 1 फंक्शन। किसी फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया। आगे बढ़ते जाइए, सब टॉपिक 1 बाय 1 आते रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बाद आता है इवन एंड ऑड। एक बार इस पे आइए, इवन एंड ऑड फंक्शन क्या है। देखिए इवन ऑड के बारे में थोड़ा पहले बता दूं। मान लो एक फंक्शन, पहले एग्जाम्पल लो, मान लो एक फंक्शन है f है इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन एफ एक्स में x की जगह पे माइनस एक्स रख करके इसका कन्वर्जन करूं तो नया फंक्शन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। x की जगह माइनस एक्स रखने का मतलब भी समझते जाइए। ये मेरा कार्टेशियन प्लेन और ये मैंने बनाया अपना x एक्सिस। जब मैं x रखता हूं तो उसको ये मान लीजिए, जब मैं माइनस एक्स रख रहा हूं उसको ये। तो जब मैंने x रखा ये वैल्यू ये आई। अब माइनस एक्स रखता हूं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने क्या किया एक बार बता दूं, बस मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस। ये बात क्लियर समझे। अगर एफ एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एफ वाई कितना होगा, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार एफ माइनस एक्स होगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करके ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब एफ एक्स की वैल्यू है ये, f माइनस एक्स की वैल्यू है। और बिल्कुल क्लियरली देखिए, जो वैल्यू एफ एक्स की आपको मिली है, f माइनस एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली वही है विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो एक तो सिचुएशन ये आती है भैया कि जब हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो फंक्शन इस प्रकार का कन्वर्जन दिखाता है कि वो एंटायरली सेम रहता है लेकिन एक माइनस साइन को लेके आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस इसी से जोड़ता हूं, एक दूसरा केस इसी में अटैच करते हैं। पेन का कलर बदल देते हैं। एक फंक्शन और लीजिए। अब फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अलजेब्रा के एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि अभी ज्यादा केसेस पढ़ाए नहीं। हालांकि साइन कॉस पर बात कर सकते हैं क्योंकि हमने साइन और कॉस फंक्शंस को पढ़ा है अपने एलिमेंट में। 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी साइन और कॉस फंक्शन और उनके ग्राफ का नेचर जानता है। तो साइन कॉस तक मैं यूज करूंगा, लेकिन ज्यादा टिपिकल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तब यूज करूंगा जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पूरी पढ़ा दूंगा। अभी मैं अपने एग्जाम्पल अलजेब्रा से ही इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि अलजेब्रा में आप कंफर्टेबल हैं। अलजेब्रा ज्यादा पढ़ी होती है बच्चे ने 10th तक। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर वही अटेम्प्ट लीजिए, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए। तो माइनस एक्स रखने पर ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4। और सॉल्व करके ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द। ये आपका सेम बन गया फंक्शन, जैसा एफ एक्स था वैसे ही एफ माइनस एक्स। एक परिवर्तन ये भी देखिए, जो एफ एक्स था एग्जैक्टली डिट टू डिट एफ माइनस एक्स। एक ये परिवर्तन है, एक इससे पहले वाला परिवर्तन था उसमें एक माइनस आ गया, है ना। और एक तीसरा परिवर्तन, अभी एक और परिवर्तन लेते हैं। अब एक काम करते हैं, एक तीसरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 3। मैंने क्या अलजेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल मिक्स्ड फंक्शन लिख दिया आपके सामने। एंड नाउ सेम चेंज मैं फिर करूंगा। एक मिनट रुकिए, इसको मैं पूरा रब करके पेन का कलर चेंज कर दूं। 3 अलग अलग एग्जाम्पल, 3 अलग अलग पेन लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स है ई टू द पावर एक्स प्लस 3, और अगर एक्स को माइनस एक्स कर दूं तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ये 30। अब ये 3 केस आपके सामने रखे हैं। तीनों का बिहेवियर देखिए, अलग अलग नेचर देखिए तीनों का। पहले फंक्शन में जब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूं तो जो आउटकम आ रहा है वो बिल्कुल वही आ रहा है जो पहले था, लेकिन साथ में एक माइनस, ठीक है। दूसरे केस में जब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूं तो एग्जैक्टली वही आउटकम आ रहा है जैसा कि एफ एक्स। और तीसरे केस में एफ एक्स की वैल्यू जो है माइनस एक्स रखने पर कुछ नया ही फंक्शन बन जा रहा है, ना वो नॉर्मल आ रहा है ना अपने नेगेटिव कन्वर्जन। ये तीनों अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं, इसको आप समझें। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इसमें एफ एक्स में जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू विद माइनस साइन आ जाए। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा इसको पढ़ाऊं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, देखिए ये इक्वेशन नंबर यहाँ से हटाइए, मैं इसके आगे लिखना चाहता हूँ नेगेटिव और साथ में ध्यान दीजिएगा माइनस साइन लगाने के बाद ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो ना एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं दोबारा एफ एक्स लिख देता हूं। तो आंसर आ गया एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। यानी आंसर को मैं इस तरफ लिख देता हूं, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। यानी फंक्शन में जब एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया तो जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही थी जस्ट उसकी नेगेटिव वैल्यू आ। इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब नेगेटिव एक्स लगाया जाएगा फंक्शन के अंदर तो वो अपनी पॉजिटिव वैल्यू के नेगेटिव कन्वर्जन देने लगे। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, एक पार्ट इसका ऐसा बना हुआ है, ध्यान दीजिए ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अब अगर मैं
ये ग्राफ मान लीजिए इस नेचर का है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ध्यान दीजिए, अगर ग्राफ का पॉजिटिव पल्ला ऐसा बना हो और मान लेते हैं कि ये इस नेचर का फंक्शन है जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा, मान लेते हैं जो नेचर है f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स एफ एक्स, वो इसी ग्राफ। तो जब भाई साहब आप नेगेटिव वैल्यूज लगाएंगे, जैसे पॉजिटिव वैल्यूज जब आपने पॉजिटिव वैल्यू लगाई तो ग्राफ इस तरफ, जब आपने पॉजिटिव वैल्यू लगाई तो ग्राफ इस तरफ ऐसे बने। जब आप x की नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो हमने क्या सीखा कि नेगेटिव वैल्यू लगाने पर सेम वैल्यू आएगी विथ नेगेटिव साइन। यानी जब आप 1 लगा रहे थे तो 2 आ, तो अब आप अगर -1 लगाएंगे तो -2 आ। जब आप 3 लगा रहे थे तो 5 आ रहा था, और अब आप -3 लगाएंगे तो -5। तो क्या नेचर समझ में आ रहा है कि ऐसा ग्राफ हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करता हुआ बना। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना था उसी के जैसा कन्वर्टेड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में बना। तो ऐसा ग्राफ जब भी आप देखते हैं समझ जाइए कि ये इस नेचर को बिलोंग करता है जिसमें f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं जो इस तरीके का बिहेवियर रख। ग्राफ में इनको कुछ इस तरह से पहचान, मतलब इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट का कन्वर्जन थर्ड में होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट है और ये माइनस माइनस क्वाड्रेंट। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने x को माइनस एक्स किया, यानी मैंने इस प्लस को माइनस किया, तो इसके आंसर ने भी अपने को प्लस से माइनस बना लिया। ये देखिए आंसर भी पहले fx था और फिर वो हो गया माइनस। यानी जब आप x को प्लस रखेंगे तो y भी प्लस आएगा, x को माइनस करेंगे तो y। इस तरह का नेचर होता है ऑड। दूसरी जो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें x को माइनस एक्स रखने पर भी कोई, अगर आप ध्यान से इस बात को एनालाइज करें तो fx का वैल्यू था ये, और जब मैंने माइनस रखा उसके बाद भी वैल्यू सेम टू सेम, इसका मतलब मैं इसे fx ही लिख देता हूं। तो जो फंक्शन माइनस लगाने पर भी प्लस जैसा परफॉर्म कर, जो फंक्शन इस रूल को फॉलो करते हैं, मैं यहाँ पर इसके लिए भी एक प्लॉट बनाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। जो फंक्शन f माइनस एक्स बराबर fx जैसी कंडीशन फॉलो कर, तो इसका क्लियर मतलब है कि अगर उनका एक पार्ट ग्राफ का ऐसा है, अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो जब इनका नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्जन किया जाएगा तो भी वो fx ही देंगे। जैसे यहाँ पर ऑड फंक्शन बनाते वक्त मैंने अपसाइड ग्राफ को डाउन साइड शिफ्ट कर दिया, यानी जब x था प्लस तो y भी प्लस, जब x माइनस तो y भी माइनस। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि x जब था तभी भी fx, और अब माइनस रख दिया तो भी fx, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू, ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ही कन्वर्जन देगा। तो मैं इसके दूसरे पार्ट को भी इसी तरह ऊपर ही, तो इवन फंक्शन की पहचान होती है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं जो f माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर, और ऐसे फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के एक तरफ जैसा चित्र देते हैं y एक्सिस के दूसरी तरफ भी वैसा। और ये जो फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन के अबाउट एक जैसे बनते हैं, लेकिन ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ये लोग ऐसे, लेकिन ये नीचे को चला गया, इसका मतलब ये एक्सिस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं, ये ओरिजिन के अबाउट। ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, और जो आपका इवन फंक्शन होते हैं वो y एक्सिस के, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक करो, y एक्सिस के अबाउट। दो ये हो गए। तीसरा और अंतिम केस, ये जो ब्लैक पेन में एक्सप्लेन किया, इस पे आए जरा सा। इस फंक्शन में आप देखें, इस फंक्शन में fx की वैल्यू आ रही है e टू द पावर x प्लस 3, और जब आप f माइनस एक्स निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है e टू द पावर माइनस एक्स प्लस। जब आपने x को माइनस एक्स रखा तो ये, और क्लियरली ये इसका नेगेटिव कन्वर्जन नहीं है। यहाँ पर ये बात क्लियर समझे, अगर इस फंक्शन का नेचर ऑड होता, अगर ये फंक्शन ऑड नेचर का होता तो जो fx में x को माइनस एक्स रख के हम एक्सपेक्ट करते हैं आंसर, वो कुछ ऐसा आना चाहिए था, नेगेटिव e की पावर x प्लस। यानी अगर ये ऑड होता तो जो ये फंक्शन है ये कंप्लीट अपने जैसा ही हो, साथ में एक माइनस साइन बाहर। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन ऑड और इवन कुछ नहीं है तो ये अपना आउटकम बिल्कुल डिफरेंट दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x में बदल गया है, प्लस x माइनस x में बदल गया है, जबकि 3 के आगे का साइन वही इंटेक्टेड है जो पहले। तो ऐसा फंक्शन जो कि न इवन फंक्शन का बिहेवियर दिखाता है न ऑड का, यानी जो f माइनस एक्स बराबर f माइनस एफ एक्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है और जो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इवन नॉर। यानी ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सारे फंक्शन को आप इवन और ऑड कैटेगरी में बांट के दो क्लासिफिकेशन में कवर नहीं कर सकते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो इवन भी नहीं होंगे और ऑड, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। नीदर इवन, जो फंक्शन इवन भी नहीं होते ऑड भी नहीं होते, वो नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में आते हैं। जो फंक्शन f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स फॉलो करते हैं वो ऑड फंक्शन है, और जो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स फॉलो करते हैं वो इवन। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर, तो तीन कैटेगरी फंक्शन की ये हो गई।
इवन ऑड फंक्शन की बात हो गई, आगे बढ़ते जाइए। इवन ऑड फंक्शन के बाद अगला टॉपिक आता है पीरियोडिक फंक्शन। एक बार इस पे आ जाएं पहले। पीरियोडिक फंक्शन क्या है जरा समझें। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो एक पीरियड के बाद रिपीट करे। अब इसको जनरल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे समझिए। मान लीजिए एफ एक फंक्शन है जो एक्स से वाई में डिफाइन किया गया है, या मान लीजिए रियल नंबर से रियल नंबर में आपने डिफाइन किया किसी फंक्शन को, ठीक है ना। अब ये फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, इसको एक पीरियोडिक फंक्शन तब माना जाएगा जब ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू के बराबर वैल्यू किसी कांस्टेंट के को जोड़ने के बाद भी। अब यहाँ पर ध्यान दे, पीरियड शब्द का इस्तेमाल हो तो पी लिख लेता हूँ, पी फॉर पीरियड। यानी अगर एफ एक्स प्लस पी का वैल्यू सॉल्व करने पर एफ एक्स की बराबरी कर ले तो ऐसे केस में हम फंक्शन को पीरियोडिक कहेंगे और पी को इसका पीरियड कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, पी को पीरियड कहा जाएगा इस फंक्शन का और इस फंक्शन को पीरियोडिक कहा। एक चीज यहाँ पर और ध्यान दें, अगर फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस पी फॉलो कर रहा है तो ये क्लियर सी बात है कि जब उसमें पी ऐड किया जा रहा है तो उसके आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब अगर एफ एक्स से हमको कोई आउटकम मिल रहा है, सपोज 10 मिल रहा है, तो एफ एक्स प्लस पी को सॉल्व करके भी 10 ही। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर पी जोड़ने का फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं जानता हूं कि एफ एक्स प्लस पी खुद भी तो एक फंक्शन है, तो पी जोड़ने का अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो इसमें एक बार पी और जोड़ लीजिए। तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस 2p का वैल्यू भी वही आना चाहिए जो एफ एक्स प्लस पी का आएगा। एक बार फिर से समझिए, एफ एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स प्लस पी के बराबर आ जाए किसी फंक्शन के लिए तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू पी आपने इस्तेमाल की है एक्स से ऐड करने के लिए उसे इस फंक्शन का पीरियड। ये तो हो गया पीरियोडिक और पीरियड फंक्शन का पीरियड और पीरियोडिक फंक्शन। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर एफ एक्स प्लस पी के बराबर है तो एफ एक्स प्लस पी भी तो एक फंक्शन है ना, तो अगर पी जोड़ने पर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो दूसरी बार पी जोड़ने पर भी ये सेम वैल्यू देगा। यानी एफ एक्स अगर एफ एक्स प्लस पी के बराबर है तो एक पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स प्लस पी को एफ एक्स प्लस 2p के बराबर भी वैल्यू देगा। यानी इन दोनों की वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स प्लस पी के बराबर है तो एफ एक्स प्लस पी की वैल्यू एफ एक्स प्लस 2p के बराबर आएगी, और एफ एक्स प्लस 2p की वैल्यू फिर एक p और जोड़ने पर भी नहीं बदलनी। और यही क्रम अगर मैं बनाता रहूं तो इसको बराबर होना चाहिए एफ एक्स प्लस एन पी। तो पीरियडिक फंक्शन का कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि जो हर इंटरवल पी के बाद अपने को रिवाइज, ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने को रिवाइज करते रहते हैं, बार बार वही वैल्यू देते रहते हैं, पीरियडिक। जैसे एक एग्जांपल देता हूं पीरियडिक फंक्शन का। पीरियडिक फंक्शन किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं एक बार समझ लीजिए। जैसे एक बार मैं साइन फंक्शन का ग्राफ यहां पर बनाना चाहूंगा। सब बच्चे जानते हैं कि साइन 0 पे 0 होता है, फिर 180 पे 0 होता है, फिर 360 पे 0 होता है, और 180 के सारे मल्टीपल्स पे 0 होता जाता है, और इनके बीच में 90, 270 और 450 इन वैल्यूज पर ये अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव टॉप वैल्यू दे। तो जब हम साइन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा पिक्चर हमारे सामने, ध्यान दीजिए, ऐसा पिक्चर बनेगा। ये साइन का कर्व आ रहा है ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला पार्ट आप इस ग्राफ का देख रहे हैं, ये पार्ट इतना, ये जो पार्ट बनाया मैंने, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अगला लूप बिल्कुल इसी लूप को रिकॉल, यानी जैसा ये लूप है ठीक उसके बाद ये दूसरा लूप बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि एक इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिवाइज कर रहा है, ठीक है ना। ये पहला लूप बन रहा है, ये दूसरा लूप बन रहा है, ठीक है। हाँ आदित्य, मैं ऑनलाइन हूँ बेटा, चेक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ। तो ये पहला लूप बना है और ये आपका दूसरा लूप बना, ठीक है ना। अब इसी जैसा एक तीसरा लूप फिर बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हर इंटरवल, कितना है इंटरवल, इतना पूरा, ये इसका पीरियड हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना होगा एक बार समझ लीजिए, ये 0 π/2, ये होता है पाई, ये 3 π/2 और ये हो गया आपका 2। तो 0 से लेकर 2 पाई तक ये जो पूरा इंटरवल है ये देखो रिवाइज हो गया। इसके बाद यही कर्व फिर से एक बार, तो इसका पीरियड कितना हो गया 2। तो साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड 2। अब ऐसा क्यों बोलते हैं इसका मतलब समझें, जब हम साइन x में 2 पाई ऐड करते हैं तो ये साइन x ही है ना, और अब अगर हम 2 पाई को फिर से ऐड करें तो ये x प्लस 4 पाई आ जाएगा, इसका वैल्यू भी साइन x ही आता है। तो जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड तक की भी आती है वो ये बात जानते हैं कि 2 पाई ऐड करते रहने पर साइन की वैल्यू नहीं बदलती, क्योंकि 2 पाई साइन का पीरियड। माना यहाँ पर कोई बच्चा कहे सर पाई को पीरियड मान सकते हैं कि नहीं साइन के लिए, तो समझने की कोशिश करें, अगर आप साइन में पाई प्लस एक्स लिखते हैं तो साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू बेटे माइनस साइन एक्स हो जाएगी, और क्योंकि नेगेटिव लाना अलाउड नहीं होगा तो ये केस में पाई इज नॉट। पीरियड वो होता है जो सेम वैल्यू दे आउटपुट में, नेगेटिव अलाउड। अगर साइन एक्स था तो आपको साइन एक्स ही दे। तो पीरियडिक फंक्शन वो होता है जो एक इंटरवल के बाद अपने को रिवाइज, और पीरियड की ये तारीफ होती है कि पीरियड एक बार जोड़ने पर ही सेम वैल्यू नहीं देता है, उस पीरियड को 50 बार भी जोड़ोगे तो सेम वैल्यू। साइन एक्स में 2 पाई जोड़ो, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जितने मल्टीपल वे आप जोड़ोगे
वो सेम है। तो पीरियडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक फिक्स पीरियड के बाद अपने को रिवाइज ऐसा नहीं, अब यहां पर भी बता दूं, हर फंक्शन पीरियडिक नहीं हो। कई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो पीरियडिक नहीं होते हैं बिहेवियर में। जैसे अब मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने लॉग और एक्सपोनेंट पढ़ाया था अपनी पिछली क्लासेस में, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाया था, वो ऐसा जाता। अब ये थोड़ी साहब अपने को रिवाइज कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे अनोखा है, ये पीरियडिक नहीं है। और ये क्यों पीरियडिक नहीं जानते हैं? क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। जो पीरियडिक होगा वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, जो पीरियडिक होगा वो कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग भी नहीं। जो पीरियडिक फंक्शन होता है उसकी तारीफ यही है कि वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग नहीं। हाय सर्विस, तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग, ये दोनों नेचर जिन फंक्शंस के होते हैं वो पीरियडिक नहीं होते। तो मैं ये स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। इससे पहले कि हम मेंस के क्वेश्चन तक पहुंचे, सारी थ्योरी एक बार बता देता हूं, सब करना, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो नोट लिख देता हूं, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन रियल नंबर इंटरवल, देन इट विल बी नॉन पीरियडिक। इट इज नॉन पीरियडिक, देन इट इज नॉन, ठीक है ना। जो फंक्शन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है भाई, वो पीरियडिक नहीं होगा, उसका पीरियड आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बस बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। पीरियडिक बनने के लिए फंक्शन को वापस भी लौट के आना पड़ेगा। जो फंक्शन वापस लौटेगा, अपनी पुरानी वैल्यू बार बार देगा, वही। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा रियल नंबर के सेट में, वो नॉन। बाकी जो पीरियडिक होते हैं वो अपने ग्राफ को रिकॉल जरूर कराते हैं साइन। तो जो करो भी अपने ग्राफ को बार बार एक जैसा पैटर्न दे, वही पीरियडिक। तो चलिए पीरियडिक फंक्शन तक बता दिया। अगला आर्टिकल है आइडेंटिकल फंक्शन। तो अब अगली क्लास में बढ़ाऊंगा इससे आगे। तो अगला टॉपिक आइडेंटिकल फंक्शन है, यहां से हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं एक बार मैं उनको पूरा कर दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ टॉपिक कम है। तो जो 12-15 टॉपिक और पढ़ाने चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, उनकी लिस्ट मैंने बनाई है। उनको अगर आप सीख लेते हैं तो मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सवाल को ज्यादा इजीली अटेम्प्ट कर। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं 1 बाय 1 पूरी कर रहा हूँ। 2-3-4 टॉपिक मैंने उसमें से आज निपटा दिए, बाकी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस। चलिए तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाय।